हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यू स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सीरीज का डे 3 में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम क्रैक करने में हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम होने में बहुत कम टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 3 में हम फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो किलोवाट आवर जो है ये किसका इकाई है? ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी दिया है मोमेंटम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पायर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी दिया है ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कूलम हो जाएगा सही आंसर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम। नेक्स्ट है, द प्रीफिक्स नानो कम्स फ्रॉम ए डैश। तो जो ये नानो वर्ड है ये किससे लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रेंच वर्ड मीनिंग बिलियन, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड मीनिंग इनविजिबल, ऑप्शन सी ग्रीक वर्ड मीनिंग ड्वार्फ, ऑप्शन डी दिया है स्पेनिश वर्ड मीनिंग पार्टिकल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ग्रीक वर्ड मीनिंग ड्वार्फ। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन बाय P इक्वल्स ए टी स्क्वायर प्लस सी टी। तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन दिया है, वेयर T इज द टाइम, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ A एंड C रेस्पेक्टिवली। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर दिया गया है P इक्वल्स ए टी स्क्वायर प्लस सी टी दिया है, तो यहाँ पे A और जो C है इसका डायमेंशन पूछा है, ये जहाँ पे भी T जो है ये टाइम है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टी टू द पावर -5 एंड एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -4। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर कैसे हुआ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, पावर जो है ये यहाँ पे दिया है P इक्वल्स ए टी स्क्वायर प्लस सी टी। तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर और सी टी ऑल्सो मस्ट बी पावर, मतलब कि ये अगर P अगर पावर है तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर और सी टी स्क्वायर ये यहाँ पे पावर ही होने चाहिए होंगे। तो यहाँ पे डायमेंशन का पावर का डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3। तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर का पावर जो है पावर का डायमेंशन से इक्वल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए का वैल्यू जो है आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -5। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, ए का डायमेंशन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे उसी तरह से सी टी जो है यहाँ पे उसका भी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। इसका भी जो डायमेंशन है पावर का डायमेंशन से इक्वल होगा। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा सी का डायमेंशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में ये एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो है ये प्रकाश वर्ष जो है ये क्या है? ऑप्शन ए दिया है द टाइम लाइट टेक्स टू ट्रैवल 1 ईयर, ऑप्शन बी दिया है द डिस्टेंस अर्थ मूव्स इन ए ईयर, ऑप्शन सी दिया है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ऑप्शन डी दिया है द टाइम लाइट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू अर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो जो लाइट जो है एक साल में जितना दूरी जो है ट्रैवल करता है उसको लाइट ईयर 1 लाइट ईयर कहा जाता है। 1 लाइट ईयर जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? याद रखना 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये हो जाएगा इसका वैल्यू। इतना दूरी जो है लाइट एक साल में दूरी तय करता है। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इनमें से कौन सा जो है प्रेशर का यूनिट नहीं हो सकता? ऑप्शन ए दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी केजी पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया है पास्कल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये प्रेशर का यूनिट नहीं है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्यों? यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये भी एक जो है इसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। ये भी जो है ये प्रेशर का डिराइव्ड यूनिट है, और पास्कल जो है ये भी प्रेशर का यूनिट है। लेकिन केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये किसका यूनिट है? ये हो जाएगा हमारा डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का डिराइव्ड यूनिट है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये जो है प्रेशर का यूनिट नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस जो है इसका यूनिट क्या है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी एम्पेयर, ऑप्शन सी फैराड, ऑप्शन डी दिया है ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया है ओम मीटर, ये किसका यूनिट है? ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है, याद रखना रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है एम्पेयर, ये किसका यूनिट है? ये करंट का यूनिट है, ऑप्शन सी में दिया है फैराड,
फराड ये कैपेसिटेंस का यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है। ऑप्शन डी में दिया है ओम, ये ओम किसका यूनिट है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ घुमा के जो क्वेश्चन पूछा है ये ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इंपेडेंस जो है ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपेडेंस, तो इंपेडेंस का जो यूनिट है ये भी हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन व्हिच यूनिट। ऑप्शन ए दिया है पीएसआई, ऑप्शन बी माइक्रोन, ऑप्शन सी एमएमएचजी, ऑप्शन डी दिया है केजी पर किलोजूल पर केजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, किलोजूल पर केजी, ये हो जाएगा आंसर। पीएसआई यहाँ पे क्या है, पीएसआई याद रखना यहाँ पे पाउंड पर स्क्वायर यूनिट, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, पीएसआई का फुल फॉर्म, ठीक है। माइक्रोन तो जानते ही है। ऑप्शन सी दिया है एमएमएचजी, एमएमएचजी क्या है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, याद रखना मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये सबको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following is not a fundamental SI unit, तो इनमें से कौन सा जो है एक फंडामेंटल SI यूनिट नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कैंडेला, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी दिया है एम्पेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्ला जो है ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है, इफ द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ए डैश, तो अगर एक ऑब्जेक्ट का पावर जो है उसका यूनिट डायोप्टर में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रिकल फर्नेसेंस, ऑप्शन बी दिया है ऑटोमोबाइल इंजन, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी जेट इंजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। लेंस का जो पावर होता है उसको, उसका यूनिट जो है डायोप्टर है, उसका जो पावर होता है उसको डायोप्टर में एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेंस। नेक्स्ट है, When a ball drops on the floor, it bounces. This relates to the dash. तो एक बॉल जब ये फ्लोर पे गिरता है तो वो बाउंस करता है, तो ये कौन से नियम को रिलेट करता है। ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी दिया है द बॉल इज इलास्टिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, The property of an object at rest to stay at rest is understood as dash. तो जो विश्राम में रहने के लिए किसी वस्तु के गुण को डैश के रूप में समझा जाता है। ऑप्शन ए दिया है कैपिलरिटी, ऑप्शन बी इनर्शिया, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी दिया है इलास्टिसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनर्शिया। जड़ता जो है ये ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो ऑब्जेक्ट जो है जो रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में ही रहता है, और जो ऑब्जेक्ट जो है मूव करता रहता है वो मूव में ही मूव करता रहता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया होता है। नेक्स्ट है, Which force moves an aircraft through the air, तो कौन सा बल जो है विमान को हवा में ले जाता है। ऑप्शन ए दिया है लिफ्ट फोर्स, ऑप्शन बी ड्रैग फोर्स, ऑप्शन सी थ्रस्ट फोर्स, ऑप्शन डी दिया है ग्रेविटी फोर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रस्ट फोर्स जो है या फिर प्रणोद बल जो होता है वो एक विमान को एयर हवा में ले जाता है। नेक्स्ट है, द फ्रिक्शनल फोर्स डेस्ट विथ डैश इन रफनेस ऑफ द सरफेस, तो घर्षण बल सतह की खुरदरापन में डैश के साथ डैश होता है। ऑप्शन ए दिया है रिमेन सेम डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ऑप्शन सी दिया है इंक्रीजेस इंक्रीजेस, ऑप्शन डी दिया है डिक्रीज इंक्रीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर इंक्रीजेस, मतलब कि द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रफनेस ऑफ द सरफेस, इंक्रीज इन रफनेस ऑफ द सरफेस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A pen that rolls off your desk to fall on the floor is an example of which of the following force, तो एक कलम जो आपके मेज से लुढ़क कर फर्श पर गिरती है निम्नलिखित में से किस बल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी अप्लाइड फोर्स, ऑप्शन सी सरफेस फोर्स, ऑप्शन डी नॉर्मल फोर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कलम जो है वो नीचे गिर जाता है वो किसके कारण गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे गिरता है। नेक्स्ट है,
द फॉरवर्ड मूवमेंट इन स्विमिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डैश। तो तैराक की जो आगे की गति है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी फोर्थ लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी दिया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हो जाए, ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसके वजह से जो है तैराक जो पानी में हाथ पीछे करने से वो आगे जाता है, क्योंकि एक फोर्स जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है तो उसका फॉरवर्ड मूवमेंट, तैराक का जो है फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। यहाँ पे एवरी एक्शन हो जाएगा बैकवर्ड मूवमेंट जो करता है, ये जो हैंड का जेस्चर या फिर पैरों का जेस्चर जो होता है बैकवर्ड मूवमेंट में, वो हो जाएगा एक्शन, और उसका रिएक्शन के बदले में वो तैराक जो है आगे जाता है। नेक्स्ट है when a hanging carpet is beaten with a stick, dust particles start coming out of it. This phenomenon is best example of। तो जब एक लटकते कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण निकलने लगते हैं। ये घटना किसके सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये जो है इसको, ये जो फेनोमेनन है इसको बेस्ट एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इनइलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो दो पिंडों के बीच तो बलोचदार टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा हमेशा संरक्षित रहता है? ऑप्शन ए दिया है टोटल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी दिया है टोटल लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन डी दिया है स्पीड ऑफ ईच बॉडी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। टोटल लीनियर मोमेंटम जो है यहाँ पे कंजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से सदिश मात्रा को पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दिया है हीट, ऑप्शन बी दिया है एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी दिया है वर्क, ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सीलरेशन जो है ये एक सदिश राशि है, सदिश मात्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है हमेशा आकर्षण होता है? ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी दिया है मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन डी दिया है मैग्नेटिक फोर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट। तो चार्ल्स का नियम जो है इसमें ये कौन सा इक्वेशन जो है चार्ल्स लॉ को स्टेट करता है? ऑप्शन ए दिया है P1 V1 इक्वल्स P2 V2, ऑप्शन बी P1 बाई T1 इक्वल्स P2 बाई T2, ऑप्शन सी दिया है P1 बाई V1 इक्वल्स P2 बाई V2, ऑप्शन डी दिया है P1 V1 बाई T1 इक्वल्स V2 बाई T2। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी V1 बाई T1 इक्वल्स V2 बाई T2। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो हाइड्रोलिक मशीन जो है निम्नलिखित में से कौन से नियम के तहत काम करता है? ऑप्शन ए न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी जूल्स लॉ, ऑप्शन सी पास्कल्स लॉ, ऑप्शन डी फ्लोटेशन लॉ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पास्कल्स लॉ के तहत ये जो है हाइड्रोलिक मशीन ये काम करता है। पास्कल्स लॉ का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर काम करता है ये। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कोरिलेटेड थ्रू व्हिच लॉ। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये जो है किस नियम के तहत कोरिलेट होते हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी बॉयल्स लॉ, ऑप्शन सी जूल्स लॉ, ऑप्शन डी दिया है गे-लुसाक लॉ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉयल्स लॉ के तहत ये जो है कोरिलेट होते हैं दोनों। नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज। तो ऑप्शन ए दिया है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो लिक्विड का जो विस्कोसिटी है उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप क्या है, यही जो क्वेश्चन में पूछा है। देखते हैं ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड का विस्कोसिटी जो है ये डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है Which one of the following affects the efficiency of oil transportation through pipeline। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाइपलाइन के माध्यम से तेल का परिवहन का जो दक्षता है उसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए दिया है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी स्ट्रेस,
ऑप्शन सी विस्कोसिटी, ऑप्शन डी दिया है स्ट्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विस्कोसिटी जो है वो ये वाटर के प्रॉपर्टी है जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन को पाइपलाइन के थ्रू जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका इफिशियंसी को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सम इंसेक्ट्स लाइक वाटर स्ट्राइडर आर एबल टू वर्क ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू डैश। तो वाटर स्ट्राइडर जैसे इंसेक्ट जो है वो पानी के ऊपर जो चलते हैं या फिर खड़े रह पाते हैं वो पानी का जो वाटर सरफेस का कौन से प्रॉपर्टी की वजह से ये होता है। ऑप्शन ए दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी दिया है विस्कोसिटी, ऑप्शन डी दिया है कैपिलरी राइज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। वाटर का जो सरफेस टेंशन की वजह से जो है ये हो पाता है, कुछ इंसेक्ट जो है ये वाटर पानी के ऊपर जो है खड़े रह पाते हैं या फिर चल पाते हैं। नेक्स्ट है इट इज इजियर टू वॉश क्लॉथेस इन हॉट वाटर व्हाई। तो गर्म पानी में कपड़े धोना आसान होता है, वो किस लिए। ऑप्शन ए दिया है सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर इज मोर, ऑप्शन बी दिया है सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर इज लेस, ऑप्शन सी दिया है लेस सोप इज यूज्ड, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर इज लेस। तो वाटर का जब सरफेस टेंशन कम होता है वो किस में होता है, गर्म पानी का जो है सरफेस टेंशन कम होता है, उसी वजह से जो है इसमें कपड़े धोना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है इफ ए लिक्विड डज नॉट वेट ग्लास इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द इनर सरफेस ऑफ ग्लास इज। तो एक लिक्विड है जो कि ग्लास के सरफेस को गीला नहीं करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ग्लास का जो इनर सरफेस है उसके साथ लिक्विड का कांटेक्ट जो जहाँ पे होता है वहाँ पे कितना एंगल क्रिएट करता है। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी एक्यूट एंगल, ऑप्शन सी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन डी दिया है राइट एंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अधिक कोण जो है ये क्रिएट करता है, जो वो लिक्विड जो है ग्लास का इनर सरफेस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट करता है। नेक्स्ट है What did Archimedes determined after discovering the Archimedes principle? तो Archimedes जो है अपना प्रिंसिपल डिस्कवर करने के बाद क्या डिटरमाइन किए थे। ऑप्शन ए प्योरिटी ऑफ मिल्क, ऑप्शन बी प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग्स क्राउन, ऑप्शन सी डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ शिप, ऑप्शन डी दिया है डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ सबमरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन किंग्स क्राउन। तो किंग का जो ये क्राउन था मतलब कि मुकुट जो था उसमें गोल्ड का कितना भाग था वही डिस्कवर किए थे आर्किमिडीज अपना जो प्रिंसिपल है उसको डिस्कवर करने के बाद। तो उसी याद रखना ये जो है आर्किमिडीज जो है ये काम किए थे, उसके बाद इसी मतलब कि प्रिंसिपल के ऊपर सीप या फिर सबमरीन जो है इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है इनमें से किसके ऊपर अप्लाई होता है। ऑप्शन ए दिया है वेंटुरीमीटर, ऑप्शन बी ओरिफिस मीटर, ऑप्शन सी पेटोट ट्यूब मीटर, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये तीनों जो है इसके ऊपर अप्लाई होता है, ये तीनों जो है बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसके ऊपर काम करते हैं, वेंटुरीमीटर या फिर ओरिफिस मीटर और फिर पिटोट ट्यूब मीटर जो है तीनों, ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो देख सकते हैं फिजिक्स से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस को देखना है और उसके आंसर को याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।